हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 102 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास कार्यक्रम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के चैप्टर 5 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को मैं बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं इससे पहले MRD 102 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य बताइए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा डीपीएपी के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के विकास की विवेचना कीजिए। अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिसको हम डीपीएपी के नाम से जानते हैं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम में संशोधन तथा गतिविधियों का स्पष्ट कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है सूखा प्रभावित क्षेत्र क्या, इसे जानेंगे। मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है और सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम में संशोधन गतिविधियां कौन कौन से हैं। तो चलिए सही पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1980-82 के दौरान 13 राज्यों में कुल 557 खंडों में आरंभ किया गया था। देश में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के समग्र विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इस प्रकार सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य जल संभरण के आधार पर मिट्टी और नमी संरक्षण के उपायों तथा परिस्थितियों को संतुलित बनाए रखना था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पानी को इकट्ठा करना। जहां पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पे पानी को इकट्ठा कैसे किया जाए, पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिसे हम डीपीएपी के नाम से जानते हैं और मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी के नाम से जानते हैं कि बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसमें से मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो पूर्णतः सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए फसलों, मनुष्यों और पशुधन पर सूखा तथा मरुस्थलीकरण जैसे विषम जलवायु दशाओं में भी पानी की सुविधा उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, जल, वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण और विकास कर परिस्थिति की संतुलन की रक्षा करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्या है, तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विकास कार्यक्रमों का आधार जो है वो सूखे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कराना, पानी की सुविधा मुहैया कराना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1974 में प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर नवीकरण और पशुधन के विकास के लिए जल की उपलब्धता कराना, जल की सुविधा प्रदान करना मरुस्थल विकास कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। ये कार्यक्रम लगभग हिमाचल प्रदेश एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में भी चलाए गए, जिसमें मरुस्थल से संबंधित क्षेत्रों में मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में समस्याओं का निपटान करने का गहन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण बंजर, अर्धबंजर और तो आपका जाके अल्प आर्द्र क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है ताकि वहां पे जो जन रहते हैं उसे स्वच्छ पेयजल की पूर्ति हो सके। इसमें क्या भूमि तथा जल प्रबंध को भी जोड़ा जाता है। जल संभरण एवं प्रखंड स्तर पर भी कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों को उसकी सुविधा से रूबरू कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संभरण दृष्टिकोण क्या है। जल संभरण कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अथवा जल संभरण क्या है, जल संभरण विकास के घटक क्या हैं, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचे को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। अथवा जल संभरण विकास की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है।
चलिए निम्न पॉइंट द्वारा इसे स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि जल संभरण क्या है, संसाधनों की सूची कैसे तैयार किया जाता है, कार्य योजना क्या है, जल संभरण की चयन के लिए क्या क्या मापदंड है, जल संभरण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका है। तो पहला जानेंगे जल संभरण। तो जल संभरण को एक भू जल इकाई के रूप में हम मान सकते हैं। अगर जल संभरण को परिभाषित किया जाए तो मृदा और जल संरक्षण, जल नवीकरण आदि का क्या है, रूप है, जिसे हम जल संभरण के रूप में जानते हैं। जब जल संभरण का संबंध जो है वो मृदा से है और जल संरक्षण से है। मतलब पानी को कैसे बचाया जाए, जल को कैसे बचाया जाए। जल को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तकनीक है। बरसात के जल को भी हम क्या कर सकते हैं कि इकट्ठा रखकर हम गर्मी के दिनों में इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, बहुत सारे नल होते हैं, पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, जिसको हम इकट्ठा रखते हैं और उस पानी का यूज जो है वो गर्मी के दिनों में किया जाता है। इसमें संसाधनों की सूची तैयार करना पड़ता है। संसाधनों के सूचीकरण की तैयारी में समस्याओं की भी पहचान की जाती है और टिकाऊ समाधान के व्यवहार को अपनाया जाता है। साथ ही साथ कार्य योजना के लिए अगर देखा जाए तो कार्य योजना में लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है, व्यवहारिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है एवं लघु आकार एवं आर्थिक लोगों को लाभ पहुंचाने वाली संपत्ति का निर्माण किया जाता है। ऐसी संपत्ति का लाभ जो है वो लाभार्थी को आसानी से मिल जाता है। जल संभरण की चयन के लिए जो मापदंड है वो कौन कौन से मापदंड है, इसके लिए बहुत सारे मापदंड है। जल संग्रहण का 500 हेक्टेयर क्षेत्र एक भूखंड में छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटे हुए रहते हैं, ताकि जल संभरण को गांव के अनुरूप बनाने के लिए महत्व देना चाहिए। गांव के अनुरूप जल संभरण होना चाहिए ताकि गांव के लोगों को जल की सुविधा आसानी से प्राप्त हो। सामुदायिक या लोक समाज की भूमि की प्रधानता में जल संभरण को प्राथमिकता दी जाती है। पेयजल की घोर कमी में भी जल संभरण क्या है, सुविधा होती है। जल संभरण के कारण पेयजल की जो घोर कमी है उसको कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे लोगों की बड़ी जनसंख्या के बसाव वाले जल संभरण का प्रयोग किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके बसाव में परिवर्तन लाने के लिए, वो इसकी जनसंख्या को पानी मुहैया कराने के लिए, जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल संभरण का प्रयोग किया जाता है। जल संभरण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका है उसको भी जान लेते हैं। तो इसमें पंचायती राज संस्थानों में क्या, संस्थानों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और यह निर्देशित किया जाता है कि यहाँ पे कितनी पानी की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के लोग अपने जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाया जाता है। उद्देश्य होती है जल संभरण कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों के साथ आयोजित करने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश को अपनाया जाता है। इसमें ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और उसके बाद क्या है, योजना का अनुमोदन के लिए उसका लिस्ट बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पे कितने हैंडपंप चाहिए, कितना यहाँ पे पानी रोकने जैसी डोभा चाहिए, है ना, पोखर चाहिए, तालाब की आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वयन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों, जिसको हम PRI के नाम से जानते हैं, उसको वो ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं और पंचायती राज संस्थानों के द्वारा इस कार्यक्रम को इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब वहां पे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर डोभा चाहिए तो डोभा दिया जाता है, पोखर खुदवाना है तो पोखर खुदवाया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर वहां पे नल पंप की सुविधा दी जाती है, हैंड पंप की सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जिसको IWDP के नाम से जानते हैं, क्या है, इसके उद्देश्य, दिशा निर्देश और मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्पष्ट कीजिए। अथवा समेकित वाटर से विकास कार्यक्रम जो IWDP के उद्देश्यों, मार्गदर्शन, सिद्धांतों और महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। अथवा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की भावी नीतियों, कार्य नीतियों, ये भावी होगा, ठीक है, कार्य नीतियों पर प्रकाश डालिए अथवा बंजर भूमि को परिभाषित कीजिए। तो इसे हम निम्न द्वारा जानेंगे। पहला है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP क्या है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कार्यक्रम की क्या भूमिका है, परियोजना के तहत फंड का आवंटन कैसे किया जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्या है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां की भूमि बंजर है, जहां पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जहां की भूमि का उपयोग कृषि क्षेत्र में नहीं किया जाता है। वैसे बंजर भूमि को
उपयोग में कैसे लाया जाए, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। मतलब बंजर भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाया जाए, बंजर भूमि में खेती कैसे किया जाए, बंजर भूमि में वन को कैसे लगाया जाए, बंजर भूमि में पेड़ पौधा को कैसे उगाया जाए, इस समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत भारत की जनसंख्या के लगभग आधा से अधिक जनसंख्या का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बंजर भूमि से संबंधित है, जिसमें पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाती है। बंजर भूमि में पौधारोपण कर वहां के भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। वनोत्तर क्षेत्रों में बंजर भूमि को भूमि अवकरण को नियंत्रित करने एवं देश की ऐसी बंजर भूमि जो नियंत्रण उपयोग में लाने और ईंधन के उपयोग हेतु लकड़ी उगाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे बंजर भूमि का उपयोग जो है ईंधन के लकड़ी, चारे, फल, फाइबर और छोटे मोटे पौधों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उसे विकसित किया जाता है। बंजर भूमि को विकसित में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों जिन पर मनुष्य निर्भर है, मोटे तौर पर सीमित भूमि, जल और जैव संसाधनों पर समाज की मांगों को क्या करता है, पूर्ण करता है। इसके अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत अगर देखिए तो इसमें क्या है, भूमि, जल एवं अन्य संसाधनों के संतुलन प्रयोग से उस बंजर भूमि को उपयोग में लाया जाता है जो कि मानव हित और मानव दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है। इसका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है, राज्य स्तर पर भी किया जाता है, जिला स्तर पर भी किया जाता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और वनस्पति का संरक्षण हो सके और उसका विकास हो सके। इस कार्यक्रम का सृजन करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि समेकित बंजर भूमि का उपयोग कर वन का रखरखाव हो सके, साथ ही वहां से लकड़ी उत्पादन हो, जलावन उत्पादन हो और रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में भी क्या हो, यह सहायक हो। परियोजना के तहत फंड आवंटन कैसे किया जाता है, तो फंड आवंटन के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को चलाया जाता है और सरकार द्वारा फंड आवंटन के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश है जिसका अनुकरण जिला स्तर पर किया जाता है। इसमें जो समेकित बंजर भूमि है वहां पे उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, वन रोपने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सुविधा दी जाती है ताकि उस बंजर भूमि को उपजाऊ हेतु उस पर कार्य किया जाए, वहां पे पेड़ पौधे लगाया जाए, वहां पे जल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए फंड का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का आकलन प्रस्तुत कीजिए और इनसे प्राप्त सीख को स्पष्ट कीजिए, अथवा सामाजिक वानिकी की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह जून 2012 में पूछा गया। अथवा सामाजिक वानिकी के प्रकार की व्याख्या कीजिए, अथवा कृषि वानिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा संयुक्त वन प्रबंधन की संकल्पना एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा स्पष्ट करिए कि अपने अधिदेशों एवं उत्तरदायित्व के लिहाज से संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान पंचायती राज संस्थानों से किस प्रकार भिन्न है, अथवा संयुक्त वन प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है सामाजिक वानिकी क्या है, इसे जानेंगे। सामाजिक वानिकी के प्रकार क्या है, कृषि वानिकी, फार्म वानिकी, समवेत वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन। सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों को प्रबंध करना होता है। मतलब अगर शॉर्टकट में समझे तो सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन, वो संरक्षण करना तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना है ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए तथा ग्रामीण लोगों का सामाजिक उद्धार किया जाए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का अगर मूल्यांकन के अनुसार उसको देखा जाए तो सामाजिक वानिकी की जो संकल्पना है वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा योजना के तहत चलाई जाती है ताकि ग्रामीण समुदाय एवं भूमिहीन लोगों को समुदाय द्वारा जोड़ा जाए एवं वृक्ष बगीचों के माध्यम से चारा, ईंधन, लकड़ी, छोटी इमारत, लकड़ियां, फल व छोटे छोटे उत्पाद, वन संबंधी उत्पाद अपनी आवश्यकता के लिए वो पूरा कर सके। इससे वो क्या सहायता प्राप्त कर सके, वन से उनसे बहुत तरह की सहायता हो सके। सामाजिक वानिकी के अगर प्रकार की बात की जाए
तो इसमें कृषि वानिकी का मुख्य रोल है। कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। क्योंकि कृषि वानिकी भूमि प्रयोग की ऐसी योजना है जिसमें कृषि फसलों के साथ साथ वन वृक्षों को भी उगाया जाना शामिल किया गया है। फार्म वानिकी में क्या है, तो एकल किसानों को अपने निजी फार्मों में वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वो फार्म वानिकी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वन उत्पादनों की बाजार की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरा किया जा सके। समवेत वानिकी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत समवेत वानिकी एक अहम योजना है जिसका अर्थ है सामुदायिक भूमि पर, ना कि निजी भूमि पर जैसा कि वानिकी में होता है, वृक्ष लगाना। सामुदायिक भूमि पर, सरकारी भूमि जो बच गया है, कहीं पे पड़ा हुआ है, सरकारी भूमि है जहां जिस भूमि का यूज नहीं होता है, उस भूमि में भी क्या करना है, वृक्षरोपण करना, ताकि वहां के समुदाय के लोग उस वृक्षरोपण के पश्चात वहां वो आसानी से लकड़ी, जलावन की लकड़ी प्राप्त कर सके, फल मूल प्राप्त कर सके और वृक्ष संसाधन से जो उपार्जन है उसे प्राप्त कर सके। संयुक्त वन प्रबंधन, इसके अंतर्गत वनों के संरक्षण एवं रखरखाव के ध्यान को प्राथमिकता दी जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन में वनों के संरक्षण और रखरखाव को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही इसमें सक्रिय लोगों की भागीदारी भी शामिल किया जाता है ताकि लोग वहां पे क्या हो, सजग हो और वन के प्रति जागरूक हो और उससे जो प्राप्त लाभ है उसको वो आसानी से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व और योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा ग्राम विकास के संदर्भ में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया। अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग से जुड़े कुछ प्रमुख कारकों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए और ग्रामीण विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं